बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि खान साहब को लाने वाले उन्हें सेनेट के इलेक्शन और बजट तक मोहलत दिलाने में कामयाब हो गए और अपोजिशन के पास भी उन लोगों पर इतबार करने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया जो इक़्तिदार में लाने या उन्हें निकालने की सलाहियत या ताकत रखते हैं, जिन्हें ताकतवर या मुक्तदर हल्के कहा जाता है। तो गुमान ये कि अपोजिशन इत्तेहाद की एक जमात को इन हाउस तब्दीली और तहरीक अज़्म एतमाद का लॉलीपॉप दे दिया गया है और दूसरी बड़ी जमात को यह बहलावा दिया गया है कि वो खान साहब के खिलाफ उन इल्जामात को साबित करें कि खान साहब की हुकूमत किसी बदनीयती की बुनियाद पर कायम हुई है या उनको मुल्क दुश्मन ताकतों ने इक़्तिदार तक पहुंचने में कोई मदद दी है। तो मुस्लिम लीग नून का दावा यह है कि चूंकि उनके खिलाफ खान साहब ने जितने इल्जाम लगाए थे वो माज मफरूजों, क्या सराइयों या प्रोपोगंडे की बुनियाद पर लगाए गए थे और वो इल्जामात किसी भी फोरम पर साबित नहीं हो सके। उल्टा हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी और गवर्नेंस से यह साबित कर दिया है कि वो किसी एजेंडे पर काम कर रही है। तो एस्टेब्लिशमेंट की जो हिकमत अमली है वो बड़ी हद तक कामयाब नजर आती है और पीडीएम में इन हाउस तब्दीली या तहरीक अज़्म एतमाद का मामला अरकान असम्बली के इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और धरने पर फौकियत यानी प्रायोरिटी हासिल कर चुका है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त तहरीक अज़्म एतमाद की हामी है और खुलकर इन हाउस तब्दीली की बात कर रही है और अपोजिशन की बाकी जमातों को हाथ हौला रखने के पैगाम दिए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है बल्कि पीडीएम की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका मौक़िफ़ यह है कि तहरीक अज़्म एतमाद एक फैटल एक्सरसाइज होगी जिसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ साहब अगर उन्हीं कुव्वतों की मदद से सेनेट के इलेक्शन में अक़लियत होने के बावजूद अक्सरियत को शिकस्त दे सकते हैं तो फिर यही कुव्वतें खान साहब के खिलाफ तहरीक अज़्म एतमाद कैसे कामयाब होने देंगी। तो इस्तीफों और धरनों के बगैर हुकूमत को घर नहीं भेजा जा सकता, जिसके लिए हुकूमत को मोहलत तो दी जा सकती है लेकिन तरीकाकार नहीं बदला जा सकता। तो पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली के ट्रक की बत्ती के पीछे चल रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून को उम्मीद यह है कि खान साहब फारूक फंडिंग केस में धर लिए जाएंगे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। इससे ना सिर्फ हुकूमत गिर जाएगी बल्कि जो दूसरा बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि खान साहब की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उनकी साख पिट जाएगी और स्टैब्लिशमेंट का घोड़ा लगड़ा हो जाएगा। तो लगड़े घोड़े पर मुस्तकबिल में कोई इन्हिसार नहीं करेगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि दो बड़ी सियासी जमातें उनका साथ छोड़ रही हैं और अपने मफादात का सौदा कर रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल अकेले रह गए हैं। तो पिछले चंद रोज से अगर आप देखें तो हुकूमती वज़रा तर्जुमानों का जो टारगेट है, मेन टारगेट वो मौलाना फजलुर रहमान बने हुए हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी पर फोकस कम कर दिया है और सारा फोकस इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान पर नजर आता है। वज़ीर इत्तलात शेर रशीद मदरसों और दीनी मदारस के उलमा से मुलाकातें करके उनकी कमोबेश मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि वो मौलाना फजलुर रहमान का साथ न दें। तो लगता यूं है कि हुकूमत समझती है कि जो मौलाना फजलुर रहमान की माइट है वो जब तक मौलाना फजलुर रहमान है उस वक्त तक हुकूमत के सर पर तलवार लटकती रहेगी। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हाथ हौला भी कर दें और सियासी जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली ले आए या आईनी और कानूनी रास्ते पे चलने की कोशिश करें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वाला ऑप्शन बंद नहीं होगा। ये ऑप्शन वो हर सूरत खुला रखना चाहती हैं। ताकतवर हल्कों ने बड़ी भाग दौड़ करके और कई अहम लोगों को दरमियान में डालकर ये जो इस वक्त फजा बनी हुई थी जिसमें हुकूमत अब गई कि तब गई वाला माहौल था, उसमें बड़ी हद तक कमी की है। नवाज शरीफ ज़रदारी को किसी हतमी इक़दाम से बहुत से लोगों को बीच में दरमियान में डाल के रोका गया है, लेकिन उसके लिए बहुत सी गारंटियां ली और दी गई हैं। तो इस बार भी खान साहब को मोहलत मिलने में खान साहब का अपना कोई हाथ नहीं है या उनका अपना कोई कमाल नहीं। तो कमाल तो उन्हीं का जो बज़ाहिर पर्दे में है भी और नहीं भी है, खुलकर खेल रहे हैं, जिनके पास इस बार सेनेट इलेक्शन और बजट का बहाना है, जो अपोजिशन को ये यकीन दिलाते फिर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में वो इस बात को मेक श्योर कर देंगे और ये पता भी चल जाएगा कि गैबी कुव्वतें सियासत में मुदाखलत कर रही हैं या फिर वादे के मुताबिक मैदान खुला छोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि अपोजिशन की इस बदलती हुई हिकमत अमली ने अपोजिशन को कमजोर
और हुकूमत को ताकतवर कर दिया है, या फिर अपोजिशन को अपने मकसद में कामयाबी मिल गई है, जिसके मुताबिक खान साहब की जो गैबी ताकत है वो खत्म हो जाएगी और मैदान सबके लिए हमवार हो जाएगा। तो अगर इस वक्त हुकूमत ये दावे कर रही है कि अपोजिशन को नाकामी हुई है और जलसों से वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकी जो वो करना चाहती थी, तो ये ज्यादा गलत नहीं होगा। अपोजिशन ने तहरीक के लिए जो रोड मैप दिया था वो जलसों के बाद तब्दील हो चुका है या मुलतवी हो चुका है, इल्तवा में जा चुका है, और तहरीक के अहम नुकात जिनमें असम्बलियों से इस्तीफे देना, रैलियां निकालना, निज़ाम हुकूमत को मफलूज कर देना और दारुल हुकूमत में धरना देने जैसे इकदाम फिलहाल तातुल का शिकार हो चुके हैं। तो ये ऑप्शन खत्म बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन इल्तवा का शिकार जरूर हुए। और मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून भी पीछे पीछे चल पड़ी है और सबने तय कर लिया कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो किया जाए। तो पहले सेनेट का इलेक्शन और फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद के ऑप्शन जो है, ये वो दो दरिया है जो भी अपोजिशन को अबूर करना है, जिसके लिए फिलहाल इत्तफाक़ी राय मौजूद नहीं है। तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हनूज दिल्ली दूरस्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी आज सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की फैसले की तौसीक कर दी है और मुस्लिम लीग नून का एक इजलास मरियम नवाज की जेर सदारत हुआ। मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि सेनेट का इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। मरियम नवाज ने फैसले से पार्लियामेंट्री पार्टी को आगाह कर दिया और पार्लियामेंट्री पार्टी अरकान ने इस फैसले की हमायत की है। ये फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से किया गया है। पार्लियामेंट हाउस में नून लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में शिरकत के मौके पर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए मियां नवाज शरीफ का एक खास पैगाम लाई है, जो ये कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अपोजिशन के पास तमाम ऑप्शन मौजूद है। अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट से इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून के या किसी के भी लोगों से जितने भी राब्ते करें, अब इनको अपनी पड़ गई है और मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह सेफ है। मुस्लिम लीग नून का टिकट के लिए सारा पाकिस्तान अप्लाई करेगा, इनके टिकट के लिए अब कोई अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए अब इनको ज्यादा तवज्जो अपने अरकान पे देनी चाहिए बजाय इसकी कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर मौजूदा ताबून मांग रही है और अपोजिशन लीडर के चैम्बर में हुकूमती वक्त आया था, तो क्या अब अपोजिशन से एनआरओ मांगा जा रहा है? अगर मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई। तो मरियम नवाज ये कह रही है कि किस तरह हुकूमती वफद उनकी मिन्नतें कर रहा है, वो बताएं तो लोग हैरान रह जाएंगे। तो लेकिन अपोजिशन हुकूमत से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। तो सवाल ये कि हुकूमत से बात किए बगैर अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर राजी कैसे हुई और अब इन हाउस तब्दीली की बातें क्यों की जा रही है। तो इसी से लगता यूं है कि मामला जो है वो कोई और देख रहा है और किसी और के साथ मामला तय हो रहे हैं और उसमें से हुकूमत जो है वो बिल्कुल माइनस कर दी गई है। और मुस्लिम लीग नून को शायद ये कॉन्फिडेंस है या पीपल पार्टी इस कॉन्फिडेंस में आ गई है कि जो खान साहब को लाने वाले हैं वो अब उनसे जो वादे वईद कर रहे हैं वो इस बार वादे वईद पूरे होंगे। यहाँ पे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और कहने वाले कहते हैं कि असल हुकूमत तो अवाम के दिलों पर की जाती है। अगर अवाम के दिल राजी ना हो तो फिर हुकूमतें इक़्तिदार में तो होती हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अवाम के दिलों पर हुकूमत करने वाले या हुकूमत बहुत अरसा पहले खत्म हो चुकी है। जब अवाम के लिए हुकूमत ने कुछ करना ही नहीं, उन्हें हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार होने के लिए बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, तो फिर दिलों से दुआई नहीं निकलती, ना ही दिलों पर राज किया जा सकता है। तो हुकूमत अपनी निसब से ज्यादा मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी आज भी महंगाई, मईशत की खराबी और बल्कि हर खराबी को
पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। और मुझे यूं लगता है कि जितनी मुद्दत भी हुकूमत की बाकी रह गई है, उस हुकूमत अवाम को उस मामले में कतई मायूस नहीं करेगी और आइंदा भी ये जिम्मेदारी साबका हुकूमतों पर ही डाली जाएगी। अब ब्रॉडशीट केस में हुकूमत ने खुद पिछले साल नवंबर में ब्रॉडशीट को रकम अदा करने की मंजूरी दी मौजूदा हुकूमत ने, और जब बरतानवी हुकाम ने लंदन में एक पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से वो रकम जब्त कर ली, तो अब इस हुकूमत इसका इल्जाम भी साबका हुकूमतों पर डाल रही है। और मामले की इंक्वायरी के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का इंतखाब किया गया है, जो शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गवर्नर हैं। और जब नैब ने यह मुआहिदा किया था तो उस वक्त नैब का हिस्सा थे, तो वो भी एक मुतनाज़ा इस वक्त शख्सियत बने हुए हैं। तो लगता ही हो कि खान साहब ने अपने हर मसले का इलाज मुतनाज़ा चीज़ों को समझ लिया, खा वो नैब हो या मुतनाज़ा शख्सियात हो, उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो जिसपे कोई एतराज़ किसी को ना हो, यानी न्यूट्रल शख्स हो। अब ब्रॉडशीट या अबराज ग्रुप स्कैंडल, इसमें नैब क्या कर सकती है? ये दोनों बैरून मुल्क मामला चल रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस के मुद्दई अकबर एस बाबर ने यह इल्जाम भी लगाया था कि अबराज ग्रुप ने 2013 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को भारी फंडिंग की थी और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और जब इस ग्रुप के सरबराह 2019 में पकड़े गए थे बाहर, तो उन्होंने रेफरेंस के लिए खान साहब का नंबर दिया था। अमेरिका में इस बात की भी तहकीकात चल रही थी और उसमें वो कहते हैं कि हामिद मीर ने लिखा है कि ट्रंप के जो दामाद है वो काफी हेल्प आउट कर रहे थे, तो अब ट्रंप भी नहीं रहे, तो बजाय खान साहब के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। अमेरिकी इंतजामिया की तब्दीली के बाद हालात तब्दील हो चुके हैं और खान साहब को अब वो सहूलत मुयसर नहीं है जो माजी में कभी थी। अब ट्रंप के दामाद उनके फैसिलिटेटर नहीं रहे, तो अपोजिशन में ये तवक्को लगाई बैठी है कि जो कश्ती भावर में फंसी हुई है वो कहीं ना कहीं डूब जाएगी। खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से दावा किया है कि उनके हाथ बिल्कुल साफ हैं, इसलिए उन्होंने इसकी समाअत ओपन करने का यानी खुले बंदों करने का मुतालबा भी किया है। लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी है, जो असल मामला है जिसने बताना है कि कहीं पे गड़बड़ हुई ना या नहीं हुई, उसकी तहकीकात तो अभी तक खुफिया है, वो तो ओपन नहीं हो रही। खान साहब ने दावा किया कि फॉरेन फंडिंग केस में उन्हें फंसाने वाले खुद फंस गए हैं और खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में उनका मौकफ दुरुस्त साबित हुआ है और मौकफ ये था कि जी हमें फॉरेन फंडिंग हुई है और अमेरिका से हुई है और 2 एजेंटों के जरिए हुई है। तो अपोजिशन ये कहती है कि उनका मौकफ दुरुस्त साबित हुआ। अपोजिशन भी नहीं बल्कि अकबर एस बाबर जो मुद्दई है मसला उनका है। और दूसरा जो केस है ब्रॉडशीट, जो इस वक्त बहुत ही मुतनाज़ा केस बना हुआ है, जिसमें मैंने पहले बताया कि इसमें हुकूमत ने खुद अदायगी की और उसके बाद अब ये केस की इन्वेस्टिगेशन की गई है, इस पर बहुत मुख्तलिफ इंक्वायरी बैठेगी। उनका हिस्सा मिलेगा 20%, तो ऐसी बात कॉन्ट्रैक्ट में वाज़े तौर पे नहीं लिखी हुई थी। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ड्राफ्ट किए जाएं उन लोगों के ज़रिए जो कि बाहर के लोग थे, जिस तरह ब्रॉडशीट या दूसरी IAR, इन लोगों ने ये ड्राफ्ट किए थे। और असूल मुसल्लमा असूल जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वो यही है कि जो ड्राफ्ट करता है अगर वो उभाम छोड़ दे तो वो जो एम्बिग्विटीज़ हैं, वो जो उभाम छोड़ा गया है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है, उनके हक में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक और भी चीज़ होती है कानून में जिसको हम कहते हैं कमर्शियल कॉमन सेंस। कमर्शियल कॉमन सेंस को भी अगर सामने रखें तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनकॉन्शनेबल होता है जहाँ पे कि एक शख्स जो है उसका रोल ही कोई ना हो और वो क्या है कि मुझे तो हर हालत में आपने 20% देने हैं। और न सिर्फ ये बल्कि एक डॉक्ट्रिन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रा प्रेफरेंटम कहलाती है। उस डॉक्ट्रिन के तहत ज़रूरी है कि जिस शख्स ने उभाम छोड़ा है कॉन्ट्रैक्ट की तशरीह उसके खिलाफ होगी। मेरा अंदाज़ा ये है कि उस वक्त के जो चेयरमैन थे जनरल अमजद और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फ़ारूक आदम साहब, उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो इतने बड़े फ्रॉड लोगों से, इस तरह के बैकग्राउंड के लोगों से वो कोई मुआहदा करने जा रहे हैं। उस वक्त एक बड़ी झील थी उनमें कि हम बहुत रिकवरीज करेंगे और जनरल अमजद के बारे में ये उस वक्त इम्प्रेशन था कि वो जनरल साहब जो हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं और वो किसी की सिफारिश नहीं मानते। और नैब में भी जो लोग मेरे से इंटरेक्ट करते थे उस वक्त वो जनरल अमजद की बहुत तारीफ़ करते थे और उनकी अपराइटनेस और उनकी इंटेग्रिटी की। तो ये जो रेपुटेशन एक इंसान गेन करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करता है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि जनरल अमजद को वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये फर्म जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिखेगी। जब आंखों पर गलत फहमी की पट्टी बंधी हुई हो तो फिर चाहे आप कुएं में गिरे या किसी गहरी खाई में जा गिरे, असलियत का पता तो पट्टी उतरने पर चलेगा। अब सियासी जमातों से नफरत का आलम यह है कि उस वक्त के चेयरमैन नैब ने जो एक तजर्बाकार और जहादीदा आदमी थे, उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा।
किसी ऐरे गहरे रत्थू गहरे को पकड़ा और इसे एक फहरिस्त थमा दी, तो जिन इल्जामात को आज तक खुद साबित नहीं कर सके वो हमने गैर मुल्की कंपनी को साबित करने के लिए दे दिए, तो उसका अंजाम तो यही होना था। यानी जो मुशर्रफ दौर में हमने किया उससे असूली तौर पर आज हमें सबक सीख लेना चाहिए था, लेकिन आज भी सुनी सुनाई बातों पर करप्शन के केस लिए घूम रहे हैं और साबित नहीं कर पा रहे। आज भी आंखों पर सिर्फ असबियत और नफरत की पट्टी बंधी हुई नजर आती है। आज भी हमें कोई थोड़ी सी लिफ्ट करा दे या जरा सी बात कह दे कि वो सियासतदानों की करप्शन साबित कर सकता है, तो हम उसे पकड़कर वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, उसे वज़ारत-ए-उज़्मा की सीट पकड़ा देते हैं कि लोग करप्शन साबित करो। तो जरा दिल पर हाथ रखकर सोचें कि ब्रॉडशीट कंपनी 20 साल में कुछ साबित नहीं कर सकी और खान साहब 2.5 साल से लगे वो साबित नहीं कर सके, तो ब्रॉडशीट में और खान साहब की हुकूमत में फर्क क्या रह गया? तो कल को हमने इस बात पर भी रोना है कि जिस तरह आज हम ब्रॉडशीट के साथ मुआवजा करके रो रहे हैं, कल को इस बात पर रोएंगे कि एक शख्स ने करप्शन पकड़ने का झांसा देकर 5 साल हुकूमत कर ली, तो फिर क्या करेंगे? और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेख रशीद साहब की। शेख रशीद इन दिनों वजीर दाखिला है और उनको कोई नए टास्क मिले, जिसमें सबसे अहम टास्क अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाना है। तो अपोजिशन की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं वजीर दाखिला साहब, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं शेख रशीद। देखें, दरअसल पाकिस्तान में जब क़यादतें फेल होती हैं ना तो नई क़यादतों को रास्ता मिलता है। जब आसफ जरदारी और नवाज शरीफ नाकाम हुए तो सेंटर की विकेट में से दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इमरान खान ने, मेरी तरह इमरान खान चंद साल पहले एक ही सीट का सियासतदान था, बट ही वर्क सो हार्ड, उसने इस तरह मेहनत की और ताश लगाया कि आज वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। उसकी सियासी ताश उसने फेंटी इस तरह कि इस मुल्क में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लोगों ने रद्द किया और ऐसी ताश उसने सियासी खेली कि आज ये कहते हैं ये सियासतदान नहीं है, नलायक नहीं है, तुम्हें अपनी जगह पे पहुंचा दिया, ये नलायक आदमियों का काम है, ये लायक आदमियों का काम है, बेवकूफो। तुम्हें खुडे लाइन लगा दी है, तुम्हें धोबी पटका मारा है उसने। शेख साहब, लेट मी फिनिश नाउ। जब मेरे पास आमद आती है तो आप अंदर से मुझे रोक नहीं, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। उसने टोकरा रख दिया है तुम्हारी सियासत पे। तुम कहते हो वो नलायक, तुम नलायक हो, जेलें काट रहे हो, माफिया मांग रहे हो, डबल विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हो और कह रहे हो बजट नहीं पास होगा। बजट तुम्हारा बाप भी पास करेगा, तुम्हारी क्या क्या हैसियत है कि बजट पास नहीं होगा? अगर तो कोई ये समझता है कि अपोजिशन को खान साहब ने काबू में कर लिया है या खान साहब ने काबू में कर रखा है या खान साहब में इतनी सलाहियत है कि वो बड़ी बड़ी सियासी जमातों को काबू में कर सकते हैं, तो या तो अहमकों की जन्नत में रहता है या फिर यह समझता है कि उनके अलावा सारे बेवकूफ हैं। खान साहब की जो असल ताकत है वो है जिनका वो इंतखाब है और वो वाकई ताकतवर लोग हैं। अगर उनकी मदद शामिल हाल ना होती तो वज़ारत-ए-उज़्मा तो दूर की बात, मेरा गुमान तो ये कि खान साहब किसी यूनियन काउंसिल के भी चेयरमैन ना बन सकते। तो दुआएं उनको दें जिनके दमखम से ये इक़्तिदार सलामत है और जो ये समझता है कि कोई हुकूमत का बाल भी बेकार नहीं कर सकता, और इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़ी ताकत में है, तो उसके लहजे में या तो तकब्बुर, रौनत और घमंड की बू आ रही है या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट है, यानी हद से बड़ा वो एतमाद कहा जा सकता है। और उस एतमाद के वजह से कहा जा रहा है कि खान साहब ने अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया है, इसलिए कि खान साहब को बड़ी सियासत आती है। तो इस बात से तो कभी किसी ने इनकार किया ही नहीं कि खान साहब को सियासत आती है। इनकार तो इस बात पर है कि खान साहब को हुकूमत चलाना आती है। ये लोग नहीं मानते कि खान साहब हुकूमत चला सकते हैं या वो इस काबिल है कि उन्होंने जो दावे किए थे वो उन दावों पे खुद पूरा उतर सके, खरा उतर सके। मुल्क को बुरहानों से निकालने का दावा किया, तो क्या वो मुल्क को बुरहानों से निकाल सके? बल्कि रोज एक के बाद एक बहरान, एक के बाद एक स्कैंडल, या मुआशी हालात जिसका रोना रोया जाता था 5.8% जब शरह नमू थी तो हमें लगता था मौशियत डूब गई है, आज 0.4 है तो हम कहते हैं मौशियत बड़ी अच्छी है। तो अभी भी लोगों को डाउट है कि वो माशी हालात को या मौशियत को समझते हैं, उसे बेहतर कर सकते हैं। तो शक तो इस बात पर है, वरना खान साहब को तो उस वक्त भी सियासत आती थी जब वो करेक्टर थे, और उस वक्त भी बहुत से लोगों को पता है कि उन्होंने बड़े बड़े करेक्टर का कैरियर तबाह करके रख दिया। तो तारीख इस बात की गवाह है, अगर कोई ढूंढना चाहेगा तो उसे रिकॉर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
उनका एक घर था कोकर पैलेस लाहौर में। सब जो लाहौर में रहते हैं वो जानते हैं कि वो जगह कौन सी है। उसको गिरा दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि कब्जे की जगह थी, वो तजावज़ात का इशू था और इसलिए उसको डिमोलिश किया गया और उसके लिए छुट्टी के रोज़ का यानी इतवार का इंतखाब किया गया। तो उसी पर देखते हैं कि अयाज अमीर क्या कह रहे हैं, वो भी पॉलिटिशियन है। तो क्या ये वाकई तजावज़ात का इशू था या कोई और मामला था? वॉच अयाज अमीर। ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में कि खोखर बरादरान का वाज़े तौर पे बड़ा करीबी ताल्लुक शरीफ फैमिली से है। वाकफाने हाल कहते हैं, मैं अपने से नहीं कह रहा, दरोग वो क्या है जुमला, दरोग व गर्दने रावी, हाँ जी, कि वहां का वो वहां वाकफाने हाल कहते हैं कि किचन का खर्चा भी ये चलाते हैं। वाकफाने हाल ये भी कहते हैं कि रायविंड रोड पे जो जायदादों का वो जो है तो दुख्तरे इनकलाब, दुख्तरे जमहूरियत, दुख्तरे पता नहीं क्या क्या, वो और ये मिलके वो वीडियोस देखते हैं, फोटो से वाकफाने हाल कहते हैं। मैं मेरी मालूमात लाहौर के बारे में और जौहर टाउन के बारे में और जाती उमरा के बारे में इतनी कहां से। पाकिस्तानी जहनों को समझना चाहिए कि दो चीजों में फर्क है। जमहूरियत जो यहां पे और बोरिस जेल्सन के रूस में चलती थी वो अलहदा चीज है, कानून की हुक्मरानी और चीज है। दुबई में या अबूधाबी में जमहूरियत नहीं है, पर जैसा भी कानून है उस कानून की हुक्मरानी है। हमारे यहाँ इलेक्शंस भी हैं, इजहार आज़ादी भी है, टीवी पे बहसें भी हैं, अखबारात में मज़ामीन भी हैं, फलाने भी हैं, सब कुछ है। इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कानून की हुक्मरानी नहीं है। और एक मैं ये भी बात कह दूं, तजावज़ात हुआ होगा, दीवारें बनी होंगी, एलडीए की जमीन लेगी होगी, लेकिन जो आज उन बरादरान के खिलाफ एक्शन हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि कानून अपनी नींद से, अपनी ख्वाबगाह से आज वो उसने आंखें खोली हैं। वो इसलिए हुआ है कि उन बरादरान का और जाती उमरा का बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो कानून भी हरकत इसलिए नहीं आया कि कानून में आज जोश आ। दुनिया में लोग बड़े बड़े मुल्क फतह करते हैं और हमारा अलविया ये है कि हम अपने लोगों को फतह करने चल पड़ते हैं। लाहौर में जो खोखर पैलेस गिराया गया है, अगर ये मसला कब्जों या तजावज़ात का होता तो गुमान ये कि खोखर पैलेस गिराया ना जाता। लाहौर में एक लंबी फहरिस्त मौजूद है तजावज़ात की और इससे ज्यादा बड़े बड़े कब्जा ग्रुपों की, ऐसे ऐसे कब्जा ग्रुपों की जिन्होंने बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां बना रखी हैं और उनका अगर आप दायरा कार देखें कि वो कहां तक फैला हुआ है, तो जिन इनमें से बेशतर वो है जिनका ताल्लुक हुकूमत से है या वो मौजूदा हुकूमत में आला ओहदों पर बैठे हैं। तो तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है ये एक बहाना है, इसमें कोई शक नहीं कि खोखर बरादरान शरीफ फैमिली के बहुत करीब है और जो भी शरीफ फैमिली के करीब हो वो जाहिर हुकूमत को अच्छा नहीं लगता, तो खान साहब को कैसे अच्छे लगेंगे। लाहौर में जो खोखर पैलेस था एक मशहूर सियासी डेरा था, उसमें लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अक्सर जमा होती थी, तो उसे तजावज़ात करार देकर गिरा दिया गया है। तो खोखर बरादरान एक तवील अरसे से इस जगह के हवाले से अदालती जंग भी लड़ रहे हैं और ये जंग अब भी जारी है, लेकिन हुकूमत ने खोखर पैलेस गिराकर अपनी फतूहात में इजाफा तो कर लिया है, लेकिन वो इस तासर को खत्म नहीं कर सकती कि इसमें सियासी इंतकाम शामिल नहीं है। तो ये वाज़ेह तौर पर एक और बड़ी मिसाल है जिसमें ये नजर आता है कि हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफिन को 1% भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जगह कब्जे की नहीं थी या तजावज़ात नहीं थी, ये क्या मामला था, जाहिर है इसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड होगी, लेकिन जिस तरह इसको गिराया गया है और जिन हालात व वाक़यात के तहत या जो इसकी टाइमिंग है उससे ये लगता है कि ये इसमें बहुत ज्यादा बदनीयती शामिल है। एक और आप खबर ये कि पंजाब में वज़ीर आला और पार्टी अरकान के दरमियान इख्तलाफात जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गए। नाराज अरकान ने मुस्तफ़ी होने की धमकी दी है। तो ये पहला एक इशारा हुआ है जिसकी वजह से जिसको ये कह सकते हैं आप कि जिसकी वजह से पीपल पार्टी तहरीक अज़्म इत्तेहाद की बात करें तो पंजाब में एक बड़ी वाज़ेह जो है नाराजगी नजर आई है। पीटीआई के रहनुमाओं में जिनके नाम भी इस वक्त मीडिया पे ज़ेरे गर्दिश है, शाहबुद्दीन, मलक गजनफर चीना, तैमूर लाली, मामून तारड़, फैसल फारूक चीमा, इजाज खान, गुलरेज अफजल चंद, गजनफर अब्बास, ख्वाजा दाऊद बंदेशा, मोहिउद्दीन खोसा और आमिर नायत शहानी शामिल है। ये तमाम नाराज अरकान हैं जो कि नाराज है वज़ीर आला पंजाब से और वो कहते हैं जी वज़ीर आला पंजाब जिससे उनसे जो भी वादा किया गया है
वो खास साहब की तरह वो वादा ही रहा है, वो पूरा कभी नहीं हुआ। तो नाराज अरकान ये कहते हैं कि उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, इसलिए वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और उस वक्त जब सेनेट के इलेक्शन सर पर हैं और इतने ज्यादा अरकान असम्बली पंजाब में नाराज होती है तो फिर मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि ये भी टाइमिंग का इशू है और ये भी लोग इसलिए अब जुबान खोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये मौका अच्छा है। सेनेट इलेक्शन में अगर सूबाई असम्बली की अरकान नाराज होती है तो उनको मनाना पड़ता है, क्योंकि उसकी अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर सेनेट की सीटों में जाहिर है फर्क पड़ेगा। तो ये ग्रुप नजर आया है जो बज़ाहिर ये कह रहे हैं जी कि वज़ीर आला पंजाब से वो नाराज है। अब पता नहीं वो किससे नाराज है या क्या मुतालबात है, लेकिन वो कहते हैं कि जी अपनी मीटिंग बुलाकर अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। अब अगर ये ग्रुप सिर्फ वज़ीर आला पंजाब से नाराज है और अपनी पीटीआई की जमात से नाराज नहीं, फिर तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो ले दे के मामला तय हो जाएंगे। कुछ ना कुछ वो ज़ाहिर डिमांड करेंगे, एक आध शायद सेनेट की नशिस्त भी किसी को दिला दें या अपने लिए तरक्याती फंड ले लें। जो दूसरा अहम मसला होगा कि अगर ये वाकई नाराज हैं और पीटीआई की पॉलिसियों से नाराज हैं और वो उनसे अलग होना चाहते हैं या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं, तो फिर उस बात को गौर करना पड़ेगा जिस बात पर पीपल पार्टी स्टैंड ले रही है कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है। तो पंजाब में ये वो मामला इन हाउस तब्दीली वाला उसका आगाज हो सकता है। तो ये बात सोर्सेज ये कहते भी हैं कि जो इन हाउस तब्दीली वाला मामला है शुरू पंजाब से ही होना है और सबसे पहले बुज़दार साहब की जो है वो उनके तख्त का जो है वो कहते हैं धड़न तख्ता करना है, इसके लिए लोगों को जो है वो तोड़ जोड़ किया जा रहा है। लेकिन इस बात पर मुस्लिम लीग नून राजी नहीं है और मुस्लिम लीग नून कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या किसी की पार्टी का कोई रुकन तोड़ने पे वो तो राजी नजर नहीं आती। और पीपल पार्टी की पंजाब में ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो अगर नाराज अरकान को मिला के भी बुज़दार की हुकूमत को गिरा सके या पीटीआई की हुकूमत को टॉपल कर सके। तो अभी ये मामला कच्चा पक्का है, अभी यानी ये मीडिया के लिए ही या लाइमलाइट में आने के लिए सामने मामला आया है, लेकिन इसका मतलब है कि गुंजाइश मौजूद है पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की। वो आज बने या कल बने, अगर आज लोग आवाज उठा रहे हैं ब्लॉक बना रहे हैं तो कल भी वो किसी मामले के ऊपर अपना रिएक्शन दे सकते हैं। तो खतरे की घंटी बज रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ अपोजिशन को तसल्ली देने के लिए कि वो जो तहरीक अदमत बात के लिए इस वक्त बात की जा रही है क्या कि उसको जरा इंडोज किया जाए, लोग हाँ देखे पंजाब में तो लोग नाराज हो रहे हैं तो फिर हम क्यों ना इन हाउस तब्दीली ले आए। ये उसकी भी एक वो कहते हैं ना पेशकदमी हो सकती है, एक लालच दिया जा सकता है कि जनाब ये तरक्की की बत्ती ये भी है और आए उसके पीछे लगे। क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो इस वक्त एजिटेशन की बजाय कुछ और तरीकों से हुकूमत की तब्दीली उन्हें या तो यकीन दिलाया गया या वो खुद मानते हैं कि ऐसे हो सकता है। तो इसी वजह से खास साहब को जो है उनकी हुकूमत को मोहलत भी मिल रही है। तो अभी ये मामला अभी कुक होगा, अभी अनकुक है, तो इस पर कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती सवाए इसके कि मौका अच्छा है। कहते हैं बहती दरिया में अपना हाथ धोना या बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये बहती गंगा में हाथ धो रहे, ये मौका अच्छा है जब अरकान असम्बली अपनी वैल्यू को मनवाते हैं। और अगर वो सदारती रेफरेंस के हवाले से जो ये जो मुतालबा किया है पीटीआई ने कि जी ओपन बेल्टिंग की जाए, तो वो अगर मामला अप्रूव होता है तो या वो मामला अप्रूव नहीं होता, अप्रूव होना तो भी दूर की बात है कि वो नहीं होता और सीक्रेट बेल्टिंग होती है, तो फिर इस तरह के जो अरकान हैं जो नाराज हैं ये बहुत बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। और खास हमने वादा किया था कि वो 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे और फिर कहा गया कि 10 लाख में घर बना के देंगे। तो 10 लाख रुपए में घर बनने का या बनाने का दावा तो अभी तक हकीकत नहीं बन सका। लेकिन जो लोग खुद घर बनाने की कोशिश करते हैं उनके लिए भी घर बनाना मुश्किल हो गया। पिछले 3 माह में तामीराती मटेरियल की कीमतों में 25 से 30% इजाफा हो चुका है और हुकूमत कह रही थी कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ही फैसिलिटेट करें, लोग घर बनाएं तो हम जनाब उनको सहूलियत देंगे। और हालत ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने काम शुरू किया है तो इस वक्त प्राइस जो है कीमत बढ़ती जा रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। लाहौर में इस वक्त जो ईंटों की कीमत है बड़ी नॉर्मल ईंट की वो 11,000 से बढ़कर 13,000 पे हो गई है। सीमेंट की बोरी कुछ ही दिन पहले 530 थी, आज वो 600 रुपए की बिक रही है। ईंटों के भट्टे बंद है तो किल्लत है, ये तो ठीक है। और ये जो लोहा होता है सरिया, ये 101 रुपए किलो था, वो अब बढ़कर 121 रुपए किलो हो चुका है। तो 12,000 रुपए फी टन इजाफा हुआ, यानी इस वक्त कीमत 1,17,000 रुपए फी टन है। बजरी भी 800 फुट का जो लोडर ट्रक है वो 34,000 रुपए है, 38,000 रुपए हो चुका है। पहले 34,000 था, अब 38,000 हो चुका, तो 4,000 उसमें बढ़ गया। फिर मिस्त्री भी सुना है कि मतलब ये रिपोर्ट है कि 1,500 रुपए लेने वाले मिस्त्री अब कहते हैं 1,800 दे जी, हम सर्दी में काम कर रहे हैं, मजदूर 1,000 से कम ले नहीं रहा।
तो इसका जो सर्वे आया है, जो अभी मीडिया में जो रिपोर्ट्स है वो कहते हैं कि डबल स्टोरी मकान की तमीर का तहमीना जो है वो 10 से 12 लाख रुपए कहा जा रहा था, जो बिल्कुल सादा रॉ मटेरियल होता है। अब वो 18 लाख पर पहुंच चुका है, यानी इतना बढ़ चुका है। तो सेल में लगाने के लिए जो, या मार्बल जो होता है फर्श पे लगाने के लिए, वो भी महंगा हो चुका है, उसकी मजदूरी भी बढ़ गई है। फिर जो घर की तमीर के लिए बिजली पानी गैस की जो वायरिंग है उसकी भी कीमत बढ़ गई है। जो एक्सेसरीज है लगाने के लिए उसकी कीमत 25 से 30% बढ़ चुकी है। और फिर जो सामान है वो भी नाकस क्वालिटी का मिल रहा है। तो मजबूरी तौर पर ये एक खबर है जो कि मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुई, तो मैंने कहा उसका जिक्र इसलिए कर दें कि शायद कहीं ना कहीं किसी को उसका एहसास हो जाए। खास तो खैर नोटिस लेते तो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमने उनके नोटिस के लिए नहीं कहा, बल्कि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि जनाब अगर आप इन दिनों में अगर आप मकान बनाना चाहते हैं या मकान बना रहे हैं तो उसको जो है वो आपको 25 से 30% जो है वो जायद कीमत अदा करना पड़ सकती है। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ना कि पूछने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह बाकी चीनी की कीमत बढ़ी किसी ने पूछा, आटे की बढ़ी किसी ने पूछा, इस तरह तबीराती मटेरियल भी बढ़ता जा रहा है, कोई पूछने वाला है नहीं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि आपको कोई चीज़ अकॉर्डिंगली मिल जाए, कोई कंट्रोल के साथ मिल जाए। एक ही ये बात काम था जो खान साहब ने किया था कि यानी कोरोना के बाद आपकी इंडस्ट्री को रिस्टोर करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बैकअप किया गया था। और हालत ये है कि जनाब इस वक्त मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। ईंट से लेके सरिया बिजली हर चीज जो है वो महंगी है। तो फिर इतने महंगे जब इतनी महंगाई होती है तो फिर लोग काम कैसे करें? और फिर जब ये काम नहीं करेंगे लोग तो फिर जाहिर है वो जो आप उम्मीद लगाए बैठेंगे कि आपका सीमेंट सरिया बिकेगा, आपकी ईंट बिकेगी, आपकी जो है वो कारपेंटर की इंडस्ट्री चलेगी, आपकी मार्बल की इंडस्ट्री चलेगी, आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री चलेगी, वो सारी इंडस्ट्रियां तो फिर ठप होकर बैठ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं इससे काम जो है वो चलेगा नहीं, बल्कि काम जो है वो बिगड़े। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।